सबसे पहले आज हम एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम इसके उसी टॉपिक को आगे बढ़ाकर आज हम इसके आकार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? आकार के बारे में। अगर पूछा जाए कि भारत का आकार किस प्रकार का है, तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। किस प्रकार का भैया? चतुष्कोणीय आकृति का हमारा क्या है? भारत है। बात समझ में आ गया किस प्रकार का है? चतुष्कोणीय आकृति का हमारा भारत है। ये चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो नोट करके आकार में लिख लीजिएगा चतुष्कोणीय के बारे में। कल हमने जो बताया था वो सभी चीजों के बाद आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, भारत को लेकर पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को बता दें कि भारत दो खंडों में विभाजित है, या भारत का जो सिर है वो किसी और हिस्से से जुड़ा हुआ है, और जो भारत का जो पैर है वो किसी और हिस्से से जुड़ा हुआ है। कहने का सेंस ये है कि जब हम भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्र को देखते हैं, जब भारत उत्तर की ओर बढ़ता है, तो भारत जैसे उत्तर की ओर बढ़ता है उसकी चौड़ाई ज्यादा देखने को मिलती है। यानी भारत का उत्तर में चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। लेकिन भारत जैसे ही दक्षिण की ओर मुड़ना शुरू करता है, दक्षिण की ओर आता है, दक्षिण की ओर एक सकरा दिखाई देता है, मतलब पतला आकृति का दिखाई देता है। यानी भारत उत्तर में चौड़ा है जबकि दक्षिण में भारत सकरा है। क्या है? सकरा है। और सकरा होने के कारण ही पहले से आपको पता है कि हमारा यहां पर कौन सा सागर पाया जाता है। आपको पता होगा हिंद महासागर स्थित है। क्या है? हिंद महासागर स्थित है। क्या है? हिंद महासागर स्थित है। और भारत जब जैसे सकरा होते गया, जैसे सकरा हुआ, सकरा होकर यही भारत हिंद महासागर को दो जलीय क्षेत्रों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक तरह का ये क्या है? एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में क्या है? जल भरा हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस बॉक्स के अंतर्गत मान लीजिए कि भारत का ये इतना हिस्सा धंसते चला गया और इस तरीके से वो धंसकर खड़ा हो गया। तो क्या उसने इतने हिस्से को या दो जलीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया कि नहीं कर दिया? इसीलिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा वह हिंद महासागर को दो जलीय क्षेत्रों में क्या करता है? विभाजित करता है। भारत का जो पूर्वी हिस्सा का जो जलीय क्षेत्र कहा जाता है उसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और भारत का जो पश्चिमी जलीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरब सागर कहते हैं। समझ में आ गया? तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह हिंद महासागर को दो जलीय क्षेत्रों में विभाजित किया, जिसे भारत के पूर्वी हिस्से के जलीय क्षेत्र को हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और उसी भारत के पश्चिमी क्षेत्र को हम अरब सागर कहते हैं। दरअसल यहां से एक प्रश्न अभी पूछता तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपके पास। अगर हम कहें कि क्या कारण है कि हम भारत के इस वाले जलीय क्षेत्र के हिस्से को हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम अरब सागर कहते हैं, और इसको हम हिंद महासागर कहते हैं। अगर हम इसको सागर कहते हैं तो इसको सागर क्यों नहीं कहते हैं? और एक प्रश्न और बनकर आता है कि कहा जाता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर से जुड़ा और उसे हिंद महासागर कहा गया। इस पर बहुत लोग यह कहते हैं कि नहीं, हिंद महासागर इसलिए कहा गया क्योंकि भारत एक पूरा धार्मिक हमारा देश है और धर्म से जोड़कर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। तो सरासर गलत बात है। दरअसल अगर हम बात करें तो आपको भी पता होगा कि यहां पर हमारा जो आता है ये हमारा पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है। ऐसे क्या है हमारा? ये पूरा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहां पर, और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ हमारा क्या है? सऊदी अरब है, और यहीं से जुड़ा हुआ हमारा क्या है? ऐसे भारत है। क्या है? भारत है। और ये हमारा क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा कहलाता है? अफ्रीका का कहलाता है। ये पूरा ऊपरी हिस्सा देखा जाए तो ये क्या कहलाता है? एशिया कहलाता है। और ये हमारा क्या है? भारत है। और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? हिंद महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंद महासागर कहलाता है।
तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, किसी भी स्थल के किनारे को हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। और तट का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। तट का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। यानी स्थल का वह भाग जो सदैव जल से सटा हुआ हो या जो सदैव जल से संपर्कित हो, उसे क्या बोला जाता है? तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तट बोला जाता है। तो आखिर इस महासागर का नाम क्यों हमारे भारत से ही जोड़कर हिंद महासागर किया गया, इसका आज उत्तर आपके सामने है। तो देखिए, दरअसल बात ये थी कि जितने भी तटीय क्षेत्र थे, अगर हम बात करते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका का जो यह तटीय क्षेत्र जो आप देख रहे हो, या जो तटीय क्षेत्र है, वह हिंद महासागर को अफ्रीका के कितने देश स्पर्श करते हैं? कितने देश? तो अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा सोमालिया आता है। क्या आता है? सोमालिया आता है। सोमालिया के बाद यहां पर तंजानिया आता है। तंजानिया के बाद यहां पर मोजाम्बिक आता है। और मोजाम्बिक के बाद क्या आता है? साउथ अफ्रीका आता है। यानी जो अफ्रीका के 4 ही देश थे, कितने देश थे? सोमालिया, तंजानिया, ध्यान सुनिएगा, सोमालिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, ये ऐसे मात्र 4 ही देश थे जो क्या कर रहे थे, जो हमारे हिंद महासागर के सीमाओं को स्पर्श कर रहे थे। इनके हमारे 4 देश हो गए। अब एशिया की बारी है। एशिया के आधार पर देखा जाए, एशिया के देशों में देखा जाए तो सऊदी अरब एक था, ये था। लेकिन यही अगर भारत के हिस्से को देखा जाए तो भारत की तटीय सीमा जो है वो सर्वाधिक, बाकी सभी अन्य देशों की अपेक्षा भारत की तटीय सीमा यानी भारत का तटीय का सर्वाधिक हिस्सा हमारे हिंद महासागर को क्या करता है? स्पर्श करता है। वो आगे बताएंगे कितने तटीय राज्य हैं, वो आगे यहां पर पता चलेगा कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो उसका सर्वाधिक हिस्सा हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र को क्या करता है? स्पर्श करता है। इसीलिए भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम क्या रख दिया गया? हिंद महासागर कर दिया गया। समझ में आ गया? सिंपल सी भाषा में कहिएगा, हिंद महासागर का नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हिंद महासागरों में अगर भारत का ही तटीय क्षेत्र सबसे ज्यादा लंबा है, सर्वाधिक लंबा है, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? हिंद महासागर रख दिया गया। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आप जान गए कि एशिया हिंद महासागर को क्यों हिंद महासागर का नाम भारत से जोड़ा गया। अब हमने पूछा कि हिंद महासागर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है, आखिर इसको खाड़ी क्यों कहते हैं, ये भी बता देते हैं आपको। खाड़ी किसे कहा जाता है? मानो ये हमारा जलीय क्षेत्र है। क्या है? ये हमारा जलीय क्षेत्र है। ऐसा जलीय क्षेत्र, ध्यान समझिएगा, ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थलों से घिरा हो। ध्यान से सुनो फिर से, ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से किससे घिरा हो? स्थलों से घिरा हो। और एक तरफ या तो वो किससे मिला हो? महासागर से जुड़ा हो, या किससे जुड़ा हो? या फिर वो सागर से जुड़ा हो। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खाड़ी बोला जाता है। तो यह जो परिभाषा है वह इसको क्या करता है? मैच करता है। जैसे अगर ये क्षेत्र देखें तो ये भी हमारा स्थलीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र देखें तो ये भी स्थलीय क्षेत्र है, और ये क्षेत्र देखें तो ये भी स्थलीय क्षेत्र है। और 1 2 3 इन तीनों स्थलीय क्षेत्रों के बीच में क्या होता है? हमारा जलीय क्षेत्र है, और वो खाड़ी के परिभाषित करता है, खाड़ी के परिभाषा को परिभाषित करता है, और एक तरफ वो महासागर से जुड़ा है। इसलिए भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वह खाड़ी है, इसलिए इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। ठीक है। अब अरब सागर का मतलब तो जानते हैं, ऐसा जलीय क्षेत्र जिसकी एक निश्चित दूरी हो और जो एक तरफ से महासागर से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। तो इसलिए भारत के पश्चिमी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अरब सागर बोला जाता है। ये चीज तो समझ गए। यानी भारत देखा जाए तो भारत 3 तरफ से किससे घिरा हो? 3 तरफ से जलीय क्षेत्रों से घिरा हो। इसीलिए भारत के हम निचले हिस्से को, क्या सुनिए, इसलिए हम भारत के निचले हिस्से को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत का जो इतना हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। अब प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? हमने बताया कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह 3 तरफ जलीय क्षेत्रों से घिरा होता है।
ठीक है, यानी ऐसा स्थल, खाड़ी और प्रायद्वीप में अंतर को समझिएगा। खाड़ी पढ़ते हैं तो उसमें जल को तीन तरफ से स्थलों से घिरा होता है, लेकिन जब हम प्रायद्वीप पढ़ते हैं तो ऐसा स्थल जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, ऐसा स्थल जो तीन तरफ से जलीय क्षेत्रों से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोला जाता है। इसलिए भारत के इस हिस्से को हम प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र बोलते हैं, या प्रायद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कमेंट्स किया कीजिए, ठीक है, कमेंट्स किया करिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो कि नहीं देख रहे। सो प्लीज कमेंट्स जरूर किया करिए आप लोग, ठीक है। तो इसलिए भारत का इतना जो हिस्सा कहलाता है वो हमारा प्रायद्वीप कहा जाता है। बात समझा गया। वहीं एक चीज और देखा जाए तो इन्हीं तमिलनाडु में एक स्थान देखने को मिलता है और उस स्थान का नाम होता है कन्याकुमारी। क्या होता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्यों फेमस है बताते हैं। कन्याकुमारी जो है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों के लहरों का मिलन बिंदु जहां पर होते हैं, तीनों लहरें जहां एक जगह मिलती हैं, वह स्थान कौन सा कहलाता है, वह स्थान कन्याकुमारी कहलाता है। और पूछा जाता है कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु या लहरों का मिलन बिंदु किसे माना जाता है, कहां पर मिलती है, तो कन्याकुमारी को माना जाता है। और जब ये तीनों लहरें मिलती हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य का निर्माण करती हैं, जो बहुत ही क्या होता है, आकर्षक होता है। और पूरे विश्व के लोग इस आकर्षक दृश्य को देखने के लिए कन्याकुमारी पर क्या करते हैं, जाते हैं। समझ में आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप एक तरीके से याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, यानी एक चीज तो हमें पता चल गया कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह जलीय क्षेत्रों से क्या है, घिरा हुआ है। लेकिन अगर वहीं हम भारत के उत्तरी क्षेत्र का बात करें, भारत के सिर की बात करें, तो भारत का जो सिर है वो भी तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। भारत उत्तर में भी किससे घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ भैया, स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। एक स्थल ये हो गया पूरा, एक स्थल, दो स्थल और तीन स्थल, यानी कहा जा सकता है कि भारत दक्षिण में तीन जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जबकि भारत उत्तर में तीन स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यानी तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ है और तीन तरफ जलीय क्षेत्रों से भी क्या है, भारत हमारा घिरा हुआ है। यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं है, कि चीज को आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक बात बताते हैं, इन तीनों जलीय क्षेत्रों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार की दृष्टिकोण से हमारा अरब सागर क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अरब सागर व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जब से स्वेज नहर का निर्माण हुआ तब से अन्य देश जो हमारे भारत से व्यापार करते थे, स्वेज नहर के निर्माण होने से भारत में और यूरोप के बीच बहुत कम दूरी हो गई व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो यह जो जलीय क्षेत्र जो है यह भारत के व्यापार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण आता है कौन सा, व्यापार के लिए अरब सागर। अरब सागर व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। समझ में आ गया। इस चीज को ध्यान में रखे रहिएगा अपने पॉइंट्स में। अब अगर हम बात करें भारत के हर चीजों को, हमने जाना कि भारत उत्तर में तीन स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है और जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम जरा भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, सबको पता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। यह हमारे पूरे भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, पूरे भारत का क्षेत्रफल है, जो कितने प्रतिशत है, बताया गया स्टार्टिंग में 2.43% है। कितने हैं, 2.43%। नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? अच्छा चलिए नीचे कर देते हैं, दिख नहीं रहा तो ज्यादा ऊपर लिख दिए हो सकता है। चलिए ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल हम आपको बता रहे थे कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। और ये क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.43% होता है। ये हमारा क्षेत्रफल है। अगर हम इसमें रैंक की बात करें, रैंक देखिए कि भारत का
क्षेत्रफल के आधार पर रैंक कौन सा आता है, स्थान कौन सा आता है, तो इसका स्थान हम कितना मानते हैं, 7वां स्थान मानते हैं। कितना मानते हैं, 7वां स्थान हम मानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही जानना आवश्यक है कि भारत का 7वां स्थान आता है? नहीं, हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि अगर भारत का 7वां स्थान है तो भारत से ऊपर ऐसे कौन से 6 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमसे भी ज्यादा बड़े हैं, यह जानना आवश्यक होता है। कभी कभी बड़े स्तरों के एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हमारे दिमाग से ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, उतर जाते हैं। तो यहां पर हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अगर भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान आता है तो इससे ऊपर और कौन से हमारे 6 देश हैं जो भारत से भी बड़े हैं, यह हमें जानना जरूरी है। तो इसको याद करने के लिए हमने कोड को निजात किया है। कोड बहुत अच्छा है, उस कोड का नाम होता है RCCU। हम RCC और U को हम पढ़ते हैं रक्कू। क्या पढ़ते हैं, रक्कू पढ़ते हैं। RCCU को क्या पढ़ते हैं, रक्कू पढ़ते हैं। और फिर अगर नीचे देखा जाए तो हम पढ़ते हैं DAI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्कू बाई पढ़ा जाता है। अगर क्षेत्रफल याद रखना होगा तो हमेशा रक्कू बाई याद रखिएगा, आपका क्षेत्रफल क्लियर होगा। अब इसमें अगर R से देखा जाए तो R से अगर सबसे बड़ा देश होता है वह देश होता है रूस होता है। क्या होता है, रूस होता है। रूस के बाद अगर अगला देखा जाए तो कनाडा आता है। कनाडा के बाद अगला देखा जाए तो चीन आता है। चीन के बाद अगला देखा जाए तो USA आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भैया हमारा ब्राजील आता है। ब्राजील के बाद अगला देखा जाए तो हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या आता है भैया, ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला देखा जाए तो इंडिया आता है। यानी यह अगर हमको कोड याद होगा तो हम भारत के क्षेत्रफल को बहुत आसान तरीकों से समझ सकते हैं। बात एकदम समझ में आ रहा है? तो इन क्षेत्रफलों को अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हमने भारत के क्षेत्रफल को जाना, कितना प्रतिशत है, कौन सा स्थान है। जिनमें से देखा जाए तो रूस जो है वह सबसे बड़ा देश है। क्या भैया, सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत 7वें स्थान पर आता है। लेकिन एक नाम सुने होंगे, वेटिकन सिटी, जो इटली में है, जिसे कंट्री विद इन कंट्री का दर्जा दिया गया है, देश के अंदर देश का दर्जा दिया गया है, वह पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये इन चीजों को अपने फॉर्म पर याद रखिएगा। तो हमने अभी तक आपको भारत के क्षेत्रों के बारे में बताया, पूरा क्षेत्रफल लेकर बताया। लेकिन अब हम जो आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम मैपिंग बना रहे हैं उस तरीके से आप लोग अपनी मैपिंग भी बनाते रहिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं कई बार कह चुका हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को बनाना। अब हम जरा भारत के जो स्थलीय और जो जलीय क्षेत्र है उनकी लंबाई के बारे में जानेंगे कि भारत का जो ऊपरी खोपड़ी है वो उसका विस्तार, उसकी लंबाई स्थल में कितने किलोमीटर में पाई जाती है, और भारत का जो तटीय क्षेत्र है वह हिंद महासागर के कितने किलोमीटर लंबी में फैली हुई है। इसकी चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, जानेंगे। क्योंकि यहां से प्रश्न आपके अक्सर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। यहां से लेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र, यहां से हमारा ऐसे ऐसे लेकर चलेंगे। ये पूरा जो रेड कलर से हम कर रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पूरा अच्छे से इस चीज को लेकर चलिएगा आप लोग। भारतीय परिप्रेक्ष्य के क्षेत्र में देखेंगे कि भारत का कितना ऐसा स्थलीय क्षेत्र है जो अन्य देश की सीमाओं से, हमारे 7 देशों की सीमाओं से लगा हुआ है। ये पूरा हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ये पूरा रहा भारत। तो अगर हम भारत को कहें कि भारत का उत्तरी हिस्सा स्थल से लगा हुआ है, तो अगर हम यहां पर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई को जानें, किसी जानेंगे, स्थलीय सीमा लंबाई के बारे में जानेंगे कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, सर दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? अभी दिख जाएगा, थोड़ा सा कैमरे का हम वो कर दें। अभी ठीक है, ठीक है। चलिए, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के अगर स्थलीय सीमा की लंबाई को देखा जाए तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर में।
यानी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वह स्थलों में कितना फैला हुआ है? 15,200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात समझ में आ गया? लेकिन वहीं अगर हम जलीय क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जलीय क्षेत्र की बात करें कि भारत के, क्योंकि जलीय क्षेत्र का ये तट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये तट कहलाते हैं। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग डाल दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं। इसको अगर आप नोट कर लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फटाक से या पुश करके नोट कर लीजिए यहां पर। चलिए आगे इसको मिटाते हैं। अब जो हम इसमें जानेंगे वो हम जानेंगे तटीय मतलब तटीय लंबाई। किस पे जानेंगे? तटीय राज्यों की लंबाई या तटीय लंबाई जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे भैया? तटीय लंबाई के बारे में जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो अगर तटीय लंबाई के बारे में जानेंगे तो फिर हम यहां गुजरात के क्षेत्र से लेंगे। ऐसे ये हमारा कहलाता है तटीय लंबाई। ये क्या कहलाता है? ये हमारा तटीय लंबाई कहलाता है। अगर हम तटीय लंबाई की बात करें, किसके? तटीय लंबाई की। अगर हम तट के लंबाई की बात करें, तट की लंबाई की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर हम तट की लंबाई की बात करते हैं तो जो तट की इसकी लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। यानी तट की लंबाई कितनी होती है? 6100 किलोमीटर होती है। यानी भारत का जो मुख्य भूमि है वह हिंद महासागर को कितना स्पर्श करता है? कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो 6100 किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे दो द्वीप भी पाए जाते हैं, जिनका एक का नाम होता है अंडमान और दूसरे का नाम क्या होता है? निकोबार होता है। क्या होता है? निकोबार होता है। और फिर एक यहां पर हमें देखने को मिलता है और वो हमारा क्या होता है? लक्षद्वीप होता है। अगर इस मुख्य भूमि में इन दो द्वीपीय क्षेत्रों, इन द्वीपीय तटियों की भी लंबाई को जोड़ दिया जाए तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई कुछ और हो जाती है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तट प्लस द्वीप के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तट प्लस द्वीप के बारे में जानेंगे तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है 7517, ध्यान देना 7517.5 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है? लंबाई हो जाती है। कुल लंबाई 7517.5 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये 5 नहीं 7 हो गए, यहां पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाता है। 7517.7। किसी किसी किताब में ये भी दिया गया रहता है 7516.6 किलोमीटर, ये भी दिया गया रहता है किसी अन्य किताब के स्रोतों में। लेकिन जो मैं ये आपको आंकड़ा लिखवा रहा हूं ये आपके एनसीईआरटी का आंकड़ा है, इसको ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के सिर्फ तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो अगर सिर्फ बोलेगा तटीय सीमा की लंबाई तो आप टिक करिएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर वही आपसे पूछ दे कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी, क्या कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7517.7 किलोमीटर है। समझ में आ गया? तो हमने दो चीजों के बारे में जाना कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, फिर हमने जाना कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इन तटीय क्षेत्रों में हमने द्वीप को भी जोड़ दिया, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया तो 7517.7 किलोमीटर हो जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, अगर यहां तक हमने इन चीजों को जान लिया कि क्या क्या होता है, देखिए जैसे बना रहा हूं अपने कॉपी पर वैसे बनाइएगा और हमें अपना नोट्स जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए, इसी से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे एक प्रश्न बनता है, पूछा जाता है तटीय राज्य। भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तटीय राज्य पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई? तटीय राज्य पूछा जाता है। तो भारत के अगर हम तटीय राज्यों की बात करें तो भारत के कुल कितने तटीय राज्य पाए जाते हैं? कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य होते हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। लेकिन भारत का जो तट है वो 2 भागों में क्या है? विभाजित है। भारत का जो तट है वो 2 भागों में क्या है? विभाजित है। इस वाले तट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले तट को हम पश्चिमी
तट बोलते हैं। और जस्ट ये वाला जो क्षेत्र आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पूर्वी तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी तट बोला जाता है। तो अगर तटीय राज्यों की संख्या पूछी जाए तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में क्या करोगे कि भारत के 9 तटीय राज्य होते हैं, लेकिन इन तटीय राज्यों को भारत में 2 भागों में बांटा गया है क्योंकि इनके दो जलीय क्षेत्र हैं। इसलिए एक जलीय क्षेत्र अरब सागर है तो ये पश्चिमी तट कहलाया, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। उधर बंगाल की खाड़ी है तो भारत का पूर्वी तट कहलाया। तो यहां पर हमारा जो आता है वो होता है पहला हमारा पश्चिमी तट होता है, और यहां पर जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा होता है पूर्वी तट होता है। क्या होता है, ये हमारा होता है पश्चिमी तट और ये हमारा होता है पूर्वी तट होता है। बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको इस ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेंस की क्लासेस मंडे से रेगुलर चलेंगी। थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरा, व्यस्तताएं इतनी ज्यादा रहती हैं, इसी वजह से मेंस की क्लासेस आपकी मंडे से चलेंगी। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, बहुत धांसू चलाऊंगा मैं क्लासेस की। तटीय राज्य 9 हो गए, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहली बात हम यहां पर ये जानेंगे कि आखिर पश्चिमी तट से कितने राज्य आते हैं। पश्चिमी तट जो है हमारा, ये पश्चिमी तट जो है वह कितने राज्यों से मिलकर बना है। तो जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट हमारे 5 राज्यों से मिलकर बना है, जबकि जो हमारा पूर्वी तट है वह 4 राज्यों से मिलकर बना है। यह प्रश्न आईएएस 2018 या 17 में एक प्रश्न आया हुआ था कि पश्चिमी तट का निर्माण 5 राज्यों से मिलकर हुआ है जबकि पूर्वी तट का निर्माण 4 राज्यों से मिलकर हुआ है। तो यह प्रश्न कथन सत्य है कि असत्य है? तो सत्य है कि पश्चिमी तट 5 राज्यों से मिला है और पूर्वी तट 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो यहां ये बात जानेंगे कि आखिर पश्चिमी तट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पश्चिमी तट के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा आता है गुजरात। कौन सा आता है भैया? गुजरात। गुजरात के बाद अगला कौन सा आता है भैया? अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अगला कौन सा आता है भैया? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अगला कौन सा आता है भैया? गोवा। और गोवा के बाद अगला कौन सा आता है भैया? केरल आता है। ये हमारे 5 पश्चिमी तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 5 पश्चिमी तटीय राज्य। लेकिन अगर आप इनको इस तरीके से देखो तब तो आप आराम से कर पाओ, लेकिन अगर यही अगर प्रश्न लिख दे कि इन्हीं 4 राज्यों में से लिख दे कि लंबाई के अनुसार इन तटीय राज्यों का क्रम बताओ, लंबाई के अनुसार, संपूर्ण 9 का नहीं पूछेगा। मान लो पूछ दे सिर्फ पश्चिमी तट के 5 राज्यों का, 5 राज्यों के नाम दे दे और कहे कि लंबाई के अनुसार क्रम बताओ, ये बड़ा आवश्यक होता है। तो इसको हम ऐसे क्रम से ना लिख के इनकी लंबाई के अनुसार इनको लिखेंगे। तो यहां हेडिंग क्या लिख लेंगे? लंबाई के अनुसार क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लंबाई के अनुसार क्रम लिख लेंगे। अब हम जानेंगे कि लंबाई के अनुसार क्रम, देखो सबकी लंबाइयों को याद रखना बड़ा अति मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो याद कैसे करेंगे हम बताते हैं। जरा इनमें से देखो, मैप को ध्यान देंगे। देखो गुजरात का ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा यहां तक गया हुआ है ये। अब इनमें अगर हमको छाटना हो तो तुम खुद ही बताओ, भारत का सबसे इस पश्चिमी तट में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो, इन दोनों में सबसे लंबा कौन सा होगा? तो ये वाला होगा। तो पश्चिमी तट के सबसे लंबाई के अनुसार जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किसकी होती है? गुजरात की होती है। तो यहां हम क्या लिख लेंगे? गुजरात लिख लेंगे। गुजरात के बाद ठीक अगर इन 4 राज्यों में देखो तो सबसे लंबी किसकी है? महाराष्ट्र की है। तो सेम पड़ा, अगला क्या लिख लेंगे? महाराष्ट्र लिख लेंगे। महाराष्ट्र के बाद देखा जाए तो कौन सी सबसे लंबी तट रेखा है? केरल। बस मैप पर ध्यान देना, काम खत्म। देखो पश्चिमी तट की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात, उसके नीचे जस्ट है क्या? महाराष्ट्र, उसके नीचे एकदम क्या है? केरल। तो तीसरा जो है केरल, पश्चिमी तट की सबसे लंबी तट रेखा है। कौन सी है? केरल। केरल के बाद कौन सा आया? कर्नाटक। तो यहां क्या लिख लेंगे हम? कर्नाटक। और लास्ट हमारा क्या बचा? गोवा बचा। गोवा यहां पर समझ में आया? मैप पर देख लो, सबसे लंबा पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा
और पांचवा ये हो जाएगा। तो ये हमारे पश्चिमी तटीय राज्यों का लंबाई के अनुसार क्या है, क्रम पूछा जाता है। तो ये क्रम हो गया। जिनमें से अगर हम गुजरात की बात करें, किसकी बात करें भैया, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात जो है वह पश्चिमी तट की सबसे लंबी तट रेखा, तट राज्य होने के साथ साथ पूरे भारत की क्या है, सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप ऐसे कि पश्चिमी तट व भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। क्या है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा है कौन, गुजरात। वहीं अगर आप गोवा को डिनोट करना हो तो गोवा को भी लिख सकते हैं क्या, यह पश्चिमी तट और भारत की सबसे छोटी तट रेखा है। समझ में आ गया। तो इस लाइन को यहां भी आप लिख सकते हो कि यहां पर क्या लिख सकते हो कि पश्चिमी तट वह भारत की सबसे छोटी तट रेखा है। समझ में आ गया। तो इन दोनों चीजों को विशेष रूप से अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि भारत के पश्चिमी तट की सबसे लंबी रेखा पश्चिमी तट की गुजरात है, वो भारत की भी है और गोवा की भी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको क्रम अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं, देखो याद करने के लिए बहुत सारी चीजें टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये तो चीजें बस मैप पर ध्यान रखे रहिएगा, पक्का याद होगा, कभी भूलेगा नहीं आपका। आज हम पूर्वी तट, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिख लो अपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से, फटाक से लिखिए, फटाक से। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ताकि पूर्वी तट के चीजों को लिख पाए। अगर हम पूर्वी तट के राज्यों का बात करें तो पूर्वी तट में कौन कौन सा आता है। पूर्वी तट के अंतर्गत जो आता है वो पहला होता है तमिलनाडु। क्या होता है भैया, तमिलनाडु होता है। तमिलनाडु के बाद जो अगला होता है वो आंध्र प्रदेश होता है। आंध्र प्रदेश के बाद जो अगला होता है उड़ीसा होता है। उड़ीसा के बाद जो अगला होता है वह पश्चिम बंगाल होता है। क्या होता है, पश्चिम बंगाल होता है। अब यहां भी हम इसी को फॉलो करेंगे, लंबाई के अनुसार क्रम को यहां ऐसे कर देना, समझिएगा, यही हेडिंग यहां पर। तो अगर लंबाई के अनुसार देखा जाए तो इन चारों में सबसे लंबी तटरेखा कैसी, ऐसे ही देख सकते हो। तो सबसे लंबी तटरेखा पहले किसकी आती है, आंध्र प्रदेश की आती है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा यहां पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद अगला क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अगला क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। यहां क्या लिख लेंगे हम लोग, उड़ीसा लिख लेंगे। और उड़ीसा के बाद अगला क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये हमारे 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट से संबंधित हैं। इसमें देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पूर्वी तट की सबसे लंबी, सिर्फ पूर्वी तट की, पूरे भारत की नहीं, सिर्फ पूर्वी तट की सबसे लंबी है। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा भी है। वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे, इसके आगे एक और फॉर्मेट जिसमें से 9 राज्यों का क्रम हम आपको समझाएंगे, तो वहां आपको बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा। तो जिसमें से ये पूर्वी तट की सबसे लंबी है, पूर्वी तट की क्या है, सबसे लंबी तट रेखा है। और हमारा पश्चिम बंगाल सबसे छोटा है पूर्वी तट का, सबसे छोटा। तो ये हमने आपको इतनी चीजों के बारे में आज हमने आपको बहुत बारीकी से और बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग बहुत जगह इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे और एक बार हमसे भी पढ़कर आप लोगों ने मौका दिया, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेंस की क्लासेस मंडे से 100% चलेगी। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पढ़ाता हूं, तो मैनेज नहीं हो पा रहा, टीचर भी और सारे आ जाते हैं।
तो इसलिए इंडियन ज्योग्राफी चला दिया मैंने, चल रहा है बहुत बढ़िया से चल रहा है, मजेदार चल रहा है, बस पढ़िए चपक कर भयंकर तरीके से, समझ रहे ना। इस बार नौकरी ले लेनी है 2019 को, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर आप एक बार हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी हम इसी के आगे, कल तो संडे है, कल कोई क्लासेस हमारी नहीं जाएंगी, कल आपको कोई प्रश्न लिखने के लिए भेजा जाएगा, उस प्रश्न को लिखकर आप हमें जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।